हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023 जो कि आपका पेपर 3 जनवरी को अर्थात कल होने वाला है, इसके लिए हम 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न के साथ साथ आपको इनको समझाया भी जाएगा, तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझ लेते हैं जो कि आपसे 30 अंक में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखें, जो कि 6 अंक में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी बहुपद पर यदि 1 की घात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसको आप थोड़ा सा समझ लें रफ में। यहाँ पर रैखिक बहुपद, जैसे हमने एक बहुपद लिखा 2x धन 3, तो यह भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि x पर 1 की घात मानी जाती है, चर पर x 1 की घात मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती है। इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं 3y + 5, यह भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है। तो 1 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। द नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मूल बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी त्रिभुज होता है। इस प्रकार से यदि हम एक त्रिभुज बना लें तो उसके तीनों कोणों का योग, 3 अंत है अर्थात अंदर वाले कोणों का योग, तीनों कोणों का योग जो योग होता है 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से इसका आ नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है बहुपद। इस प्रकार से एक बहुपद दिया गया है, x पर 5 की घात -4x वर्ग + 2 की घात है। तो घात किसी भी बहुपद में यदि आपसे घात पूछी जाए तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात, बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यदि हम उदाहरण से समझें, जैसे हमने एक बहुपद लिया 3x घन + 5x वर्ग + 3, इसमें हमने आपसे पूछा बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात, इसमें आप देख सकते हैं सबसे बड़ी घात कितने की है, 3 की है। तो घात का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बहुपद x पे 5 की घात -4x वर्ग + 2 की घात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें x पे 5 की घात सबसे बड़ी घात है, तो यही घात का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ब नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया गया है कि यदि 3x = 24 है तब x का मान क्या होगा। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, 3x बराबर कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। 3x = 24, तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो जो 3 गुणा में गुणा वाली संख्या जब इस तरफ आएगी तो कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है। तो x का मान हम निकालेंगे तो 24 के बटे कितने आ जाएंगे, गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। इसके बाद हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से हम इसका भाग करेंगे 24 में। तो 3 से यदि डिवाइड करें तो 3 का भाग 24 में 8 बार जाएगा। इस प्रकार से x का मान कितना हो जाएगा, 8 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सा में दिया गया है। तो 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से सबसे पहले उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, रैखिक बहुपद है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो 1 की घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हमने लिखा
3x प्लस 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं x पर 1 की घात मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती है। यह भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है। जैसे हमने लिखा 3y प्लस 9, यह भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है। लेकिन यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं 3y वर्ग प्लस 5, तो यह क्या है, एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात कितने की है, 2 की है। तो 1 की घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से रैखिक बहुपद का उदाहरण है। सबसे पहले 3 की घात है तो यह त्रिघातीय बहुपद है। यह द्विघातीय बहुपद है क्योंकि 2 की घात है, यह भी द्विघातीय बहुपद है। लेकिन 3x प्लस 5 यह क्या है, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि x पर 1 की घात मानी जाती है, लगाई नहीं जाती है। तो 3x प्लस 5 एक क्या है, रैखिक बहुपद का उदाहरण है। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से कम आप 50 या 60 अंक आप आराम से ला सकते हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, यह भी 6 अंक में पूछे जाते हैं। तो हम इनको समझने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है, क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं यदि आप समझ लेते हो तो आप अच्छे से ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हो। और यदि आप रटते हो, आप रट कर याद करते हो तो आप जल्दी भूल जाते हो। लेकिन यदि आप समझ कर इनको अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद पहला खाली स्थान है, बहुपद x धन 4 का शून्यक होगा। इसमें आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो 2 अंक में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक, किसी भी बहुपद का हम शून्यक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आप एक ट्रिक के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। शून्यक में क्या होता है, शून्य शब्द होता है। तो आपको क्या करना है, इस बहुपद के बराबर क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। तो हमने बहुपद लिखा x प्लस 4, इसके बराबर हमने 0 लिखा, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक में क्या होता है, शून्य शब्द होता है। अब यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो 0 जहाँ के तहाँ रहेगा, प्लस का 4 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 4 आ जाएंगे, क्योंकि 0 को चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं है। तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4, यही इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद का शून्यक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट उस बहुपद के बराबर क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। और यहाँ से आप x का मान निकालें, यदि x है तो आप x का मान निकालें, y है तो आप y का मान निकालें। तो यहाँ पर शून्य कितना होगा, माइनस का 4 होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, y प्लस वाई वर्ग प्लस 4 एक बहुपद है। तो आपको बताना है कि यह कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक क्या है, त्रिपदीय बहुपद है, या फिर आप कह सकते हैं कि द्विघातीय बहुपद है। घात कितने की है, द्विघात, 2 की घात है। तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है। क्या है, द्विघातीय बहुपद है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात है इसलिए हम इसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। 1 की घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे हम लिखें 3x प्लस 5, तो यह एक क्या है, रैखिक बहुपद है। इसके बाद द्विघात बहुपद क्या होता है, 2 की घात वाले बहुपद को हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। और 3 की घात वाले बहुपद को, जैसे हमने x पर 3 की घात को लगाया, 3x घन प्लस 9, यह क्या है, एक त्रिघातीय बहुपद है। तो 1 की घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 की घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, 3 की घात वाले बहुपद को हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, बहुपद इस प्रकार से दिया गया है, x पर 3 की घात माइनस x वर्ग प्लस 1 में x वर्ग का गुणांक खाली स्थान होगा। तो किसी भी बहुपद का हम गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में जो है x वर्ग का गुणांक पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। जैसे एक बहुपद दिया गया है x घन माइनस x वर्ग प्लस 1, हमें x वर्ग का गुणांक पता करना है। तो आपको x वर्ग के साथ देखना है, x वर्ग के साथ कौन सी संख्या है। यहाँ पर तो कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम 1x पढ़ते हैं लेकिन 1 लिखते नहीं हैं, लेकिन 2x को तो लिखा जाता है। इसी प्रकार से हम 1x पढ़ते हैं लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है। इसी प्रकार से हम x वर्ग के साथ 1 माना जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है।
तो एक्स वर्ग का गुणांक पूछा गया, तो एक्स वर्ग के साथ कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है और आपको चिन्ह सहित लेना है, और यहाँ पर माइनस चिन्ह भी है। तो एक्स वर्ग का गुणांक कितना होगा, माइनस का 1 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, माइनस का 1 होगा। जैसे यहाँ पर यदि हम एक आध और उदाहरण लें, जैसे हमने लिखा एक्स घन प्लस 3x वर्ग प्लस 5, हमने एक बहुपद लिखा और हमने आपसे पूछा कि x वर्ग का गुणांक बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x वर्ग के साथ संख्या क्या है, 3 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, x वर्ग का गुणांक 3 होगा। और प्लस चिन्ह भी है तो आप प्लस चिन्ह लगाएं चाहे ना लगाएं, माना जाता है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में x वर्ग का गुणांक पूछा गया है तो कितना होगा, माइनस का 1 होगा, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है, माना जाता है, इसलिए x वर्ग का गुणांक कितना होगा, -1 होगा। इसके बाद चौथा खाली स्थान है 9 पर 1/2 की घात का मान होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, 9 पर 1/2 की घात है। तो सबसे पहले आपको 9 के वर्ग निकालना है। 9 कितनी संख्या का वर्ग होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। आप वर्ग अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो 9 की जगह हमने क्या लिखा, 3 का वर्ग लिखा। अब 9 पर 1/2 की घात पहले से है तो 9 को हमने 3 का वर्ग लिखा, 1/2 की घात जहाँ था। इसके बाद एक नियम होता है, यदि x पर m की घात है और n की घात है, अर्थात घात के ऊपर यदि घात है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे 3 पर 2 की घात है और 1/2 की घात है, तो क्या हो जाएगा, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 का और 1/2 का। यदि हम इस प्रकार से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे संख्या समान है, तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 3 पर केवल 1 की घात बचेगी और 3 पर 1 की घात का मान कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 3 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 9 पर 1/2 की घात का मान कितना होगा, 3 होगा। इसके बाद जो है पांचवा खाली स्थान है, बिंदु 7-6 की कोटि का मान है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे भुज का मान पूछ लिया जाए या फिर कोटि का मान पूछ लिया जाए, तो आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी बिंदु में यदि आपसे भुज और कोटि का मान पूछा जाए, जैसे यह बिंदु दिया गया है, तो इसमें जो पहला मान होता है x का मान होता है, x के मान को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और जो दूसरा मान होता है वह y का मान होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। x के मान, जो पहला मान होता है उसे x का मान होता है, इस मान को हम भुज कहते हैं। और जो दूसरा मान होता है y का होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोटि। तो यहाँ पर कोटि का मान कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 इसका राइट आंसर होगा। यदि यहाँ पर जो है भुज का मान पूछा होता तो कितना होता, 7 होता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, यदि एक समीकरण x + 2y = 5 में x = 1 दिया गया है तब y का मान होगा। तो यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कितना दिया गया, क्वेश्चन में पहले से बताया गया है कि x का मान 1 है। तो हम इस समीकरण में x की जगह x का मान 1 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है x + 2y = 5 और बताया गया कि x = 1 है। तो सबसे पहले हमें x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस 2y जांगे था बराबर 5 जांगे था। इसके बाद 2y को हमने जांगे था लिखा, संख्या को हम एक तरफ कर लें, 5 जांगे था, जो प्लस का 1 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद यदि हम 5 में से 1 को घटा दें तो कितनी बचेंगे, 4 बचेंगे। इसके बाद हमें y का मान ज्ञात करना है। तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है, बटे में। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 के बटे 2 आ जाएंगे। 2 से यदि हम 4 को कैंसिल आउट करें तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में आप कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन रिक्त स्थान को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियां बनाई। यह भी 6 अंक में पूछी जाती हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से कि 0.45
0.45 प्लस 0.28। दशमलव के बाद हम एक एक संख्या को पढ़ते हैं, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो हम इस प्रकार से जोड़ेंगे 0.45, इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 है और इस तरफ 28 है, तो हमने 28। अब इनको दोनों को जोड़ना है, तो 8 और 5 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 के कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, हासिल 1 आ जाएगी, 4 2 6 1 हासिल की 7। दशमलव के नीचे दशमलव 0 और 0 0, तो इसका आंसर कितना होगा? 0.73, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर F में दिया गया है। तो पहले का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा 0.73। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, माइनस के 306/9, तो 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो आप भाग कर सकते हैं, भाग विधि द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 का भाग हमें 306 में करना, तो सबसे पहले 9 का भाग तो 3 में नहीं जाएगा, क्योंकि 3 छोटी संख्या 9 बड़ी है, तो हम 2 अंकों में करेंगे, 30 में करेंगे, तो 9 तिया 27 होते हैं और 9 चौके 36 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 9 तिया 27 हो जाएंगे। अब इसके बाद हम घटाएंगे, तो 0 में से तो 7 नहीं घटते, एक हासिल इससे लेंगे तो 0 के 10 हो जाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 3। अब एक हासिल इसने इसको दे दी, इसके पास कितने बचे? 2। 2 में से 2 घटाएंगे, 0 बचेगा, या फिर आप कट्टिस का या क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 6 हम लिखेंगे, एक संख्या में यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद 9 का भाग 36 में करेंगे, तो 9 चौके 36, इस प्रकार से 34 इसका राइट आंसर होगा, लेकिन इसके साथ माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह और यहाँ पर भी माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का 34 इसका राइट आंसर होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए नंबर का ऑप्शन माइनस का 34 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, माइनस के 4 इंटू गुणा का चिन्ह है, माइनस के 3.5, दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि गुणा हम कैसे करते हैं। तो -4 का गुणा हमें करना है माइनस के 3.5 से। तो सबसे पहले गुणा में जो माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस चिन्ह होता है। इन नियमों को आप अच्छे से ध्यान रखने, यदि हम प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो संख्या प्लस आती है, प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो गुणा में जो है माइनस चिन्ह आता है, माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस चिन्ह आता है, और माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस चिन्ह। इन नियमों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस चिन्ह आता है। अब 4 का गुणा हमें 3.5 में करना है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 4 का गुणा हमें 35 में करना है। मान के चले हमने दशमलव को हटा दिया, दशमलव को हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले यदि हम गुणा कर लें तो 4 का गुणा सबसे पहले 5 से करेंगे, तो 4 पंचे 20, 20 का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, हासिल 2 आ जाएंगी, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएंगी, और पीछे से एक अंक बाद दशमलव, इकाई तरफ से एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लगा है, तो कितना आ जाएगा? 14.0, और दशमलव के बाद तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका आंसर कितना होगा? 14 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ई में दिया गया, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 14 होगा। यहाँ पर इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इस प्रकार से संख्या दी गई है, माइनस के 3.8 है प्लस 1.8 है। यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है माइनस के 3.8 है और हमें प्लस करना है 1.8 को। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, 8 में से 8 को घटाएंगे, 0 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, तो कितना आंसर होगा? माइनस का 2.0। लेकिन दशमलव के बाद तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका आंसर कितना होगा? माइनस का 2 होगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, माइनस का 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है 2/5, कितना दिया गया है? 2/5। तो यहाँ पर हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, 0.4 और 0.04। तो 2/5 को यहाँ पर हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए इसको समझ लेते हैं। तो पाँचवें में क्वेश्चन में 2/5 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? 5 का भाग हम 2 में करेंगे, नीचे की संख्या का भाग हम ऊपर की संख्या में करेंगे, अर्थात हर का भाग हम अंश में करेंगे, 5 का भाग हम 2 में करेंगे।
तो 5 का भाग तो 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटी संख्या 5 बड़ी है। तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और क्या लगाएंगे, दशमलव। और जब हम दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ पर हम एक 0 यहाँ पर रख सकते हैं। और 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो कितना आ जाएगा, 0.4 इसका राइट आंसर होगा। तो 2/5 का जो राइट आंसर होगा 0.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, या फिर आप समझ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 0.4/10 दिया गया है। यहाँ पर चूंकि नीचे एक 0 है तो अब जो है पीछे से एक अंक बाद दशमलव। अब इसके बाद चूंकि नीचे एक 0 है तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, एक अंक बाद और दशमलव लग जाएगा। तो एक अंक पहले से लगा है, एक अंक और लग जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर आप 0 रख सकते हैं। तो इसका आंसर 0.04 होगा। इस प्रकार से 6वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इन सही जोड़ियों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं तो आप अच्छे से इनको नोट करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। 6 अंक में यह भी पूछे जाते हैं तो हम इनको समझने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुपद 2x घन - 3x वर्ग + 4x + 5 की घात क्या है। तो घात हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात, इस बहुपद में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी घात कितने की है, 3 की है। यहाँ पर 2 की है, यहाँ पर 1 की मानी जाती है। तो बड़ी घात कितने की है, 3 की। तो यही घात का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 3 होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यदि x + 5 = 7 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है x + 5 = 7। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो यदि यहाँ पर धन की संख्या इस तरफ आएगी तो माइनस की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से 7 जाकिता प्लस के 5 इस तरफ आए तो माइनस के 5 होगा। 7 में से 5 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 5 - 2 करनी 3 तथा 7 + 2 करनी 3 का योग ज्ञात कीजिए। योग गणित की भाषा में कहते हैं, हिंदी भाषा में इसको क्या कहते हैं, जोड़ना। तो इन दोनों संख्याओं को, इस संख्या को और इस संख्या का योग करना है, अर्थात इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। पहली संख्या क्या है, 5 - 2 करनी 3 है। इस संख्या में हमें इस संख्या को जोड़ना है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि जोड़ना है, योग करना है। तो दूसरी संख्या क्या है, 7 + 2 करनी 3 है, तो हमने इसको लिखा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस के 2 करनी 3 और प्लस के 2 करनी 3 कट जाएंगी संख्या। जैसे यदि हम 5 में से 5 घटाते हैं तो 0 बचता है। इसी प्रकार से माइनस के 2 करनी 3 और प्लस के 2 करनी 3, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और 5 बची संख्या और प्लस के 7 बचे। 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का योग कितना होगा, 12 होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप चतुर्थांश के बारे में समझ लें कि चतुर्थांश क्या होते हैं। हम कैसे किसी भी चतुर्थांश, किसी भी बिंदु को बता सकते हैं कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो क्षैतिज रेखा होती है इस प्रकार से, यह x अक्ष होता है, यह x अक्ष होता है और यह x डैश अक्ष होता है। इस तरफ x के धनात्मक अंक होते हैं, इस तरफ x के ऋणात्मक अंक होते हैं। और इस प्रकार से जो खड़ा अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं इसको, यह y होता है और नीचे y डैश होता है। अर्थात इस तरफ जो है x के धनात्मक अंक होते हैं, बीच में 0 होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से। और यह x का ऋणात्मक अक्ष होता है, इस तरह माइनस की संख्या होती है, -1 -2 -3 और इस प्रकार से और आगे भी। और यहाँ पर जो y का धनात्मक अक्ष होता है, 1 2 3 4 और नीचे जो है y का ऋणात्मक अक्ष होता है, y डैश होता है। तो ऋण का 1 -2 -3। अब यहाँ पर जो होता है, चूँकि यहाँ पर x धनात्मक अंक होते हैं और y के भी धनात्मक अंक होते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, धन और धन का होता है। यह क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है।
प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों संख्या धनात्मक होती हैं। इसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है और y अक्ष धनात्मक होता है। इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होते हैं, ऋण और धन होते हैं। क्या होते हैं, माइनस और प्लस होते हैं। यह द्वितीय चतुर्थांश होता है। और तृतीय चतुर्थांश में तीनों यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, माइनस और माइनस के होते हैं। यह तृतीय चतुर्थांश होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में जो है x का मान धनात्मक होता है और y का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्या धन और धन की होती हैं, जबकि द्वितीय चतुर्थांश में पहली संख्या ऋण की और दूसरी संख्या धन की। तृतीय चतुर्थांश में दोनों संख्या ऋण और ऋण की होती हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में पहली संख्या धन की और दूसरी संख्या ऋण की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली संख्या धन की है, दूसरी ऋण की है। पहली संख्या धन की, दूसरी ऋण की किस चतुर्थांश में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश होगा। इस प्रकार से आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। आपको एक द्विघात बहुपद का उदाहरण देना है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं द्विघात बहुपद के, केवल आपको 2 की घात लगाना है। जैसे आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3x वर्ग प्लस 5। आप चाहें तो इसको 6x वर्ग प्लस 7 लिख सकते हैं या 6 लिख सकते हैं। आपको केवल ध्यान रखना है कि घात कितने की होना चाहिए, 2 की होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। 2 की घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना। आप चाहें तो इस प्रकार से भी उदाहरण लिख सकते हैं, 3y वर्ग प्लस 7। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के अनंत उदाहरण हैं। आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे यदि हम लिख दें 3x वर्ग प्लस 9, यह भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात कितने की है, 2 की है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो कोई भी द्विघात बहुपद का उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है, 1 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 1 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में जो है सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। तो जितनी भी कर्णी वाली संख्या होती हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जितनी भी कर्णी वाली संख्या होती है जिनका वर्गमूल नहीं होता है, जैसे यदि हम कर्णी 3 की बात करें तो यह भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि हम कर्णी 5 की बात करें तो यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन यदि हम कर्णी 225 की बात करें तो इसका वर्गमूल होता है, क्योंकि 225 को हम 15 गुणित 15 लिख सकते हैं। जोड़ी बन जाएगी, कर्णी से संख्या बाहर आ जाएगी, 15 के बटे तो हम 1 लिख सकते हैं। यह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं होता है। कर्णी 3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। यह कथन सत्य होगा। कैसे होगा, इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, 10 परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, 100 परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, 1000 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, इसलिए यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 5x प्लस 4 एक रैखिक बहुपद है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं x पर 1 की घात मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती। यह एक क्या है, रैखिक बहुपद का उदाहरण है। तो यह क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, बिंदु माइनस का 7 और प्लस का 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। और अभी हमने बताया कि माइनस और प्लस की संख्या किस चतुर्थांश में होती है, माइनस और प्लस की संख्या द्वितीय चतुर्थांश में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस के 7 है, प्लस के 3 है, तो यहाँ पर आपको यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। लेकिन क्वेश्चन में बता रहे हैं यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है,
बहुपद x वर्ग प्लस 2x एक द्विपदी बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विपदी। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि द्विपदी बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद में एक पद होता है, जैसे हमने 3 को लिखा तो यह एक क्या है? एक पदी बहुपद है। जैसे हमने 2 पद लिखे 3x प्लस 2, एक और एक 2 पद, तो यह क्या है? एक द्विपदी, क्योंकि इसमें 2 पद हैं तो यह द्विपदी बहुपद है। लेकिन हमने इस प्रकार से लिखा 3x वर्ग प्लस 3 प्लस 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 कितने पद हैं? 3 पद, तो यह क्या होगा? त्रिपदी होगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुपद 1 2 त्रिपदी बहुपद का उदाहरण, जबकि वह कह रहे हैं कि यह एक द्विपदी बहुपद है। यह तो द्विपदी बहुपद है नहीं, यह त्रिपदी बहुपद है। तो यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। बात प्रश्न 6 दिया गया है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। जो अक्ष होते हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लें, जो x अक्ष होता है और जो y अक्ष होता है, इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है यह क्या कहलाता है? मूल बिंदु 0 0। इसी को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहलाता है। कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।